दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख डीओपीटी आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रपोजल ऑन लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज तथा लाइव मिंट में छपे लेख द नीड फॉर लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। लेटरल एंट्री बनाम लाल फीताशाही। हाल ही में भारत की सर्वोच्च सेवा कही जाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया है। इस परीक्षा में बैठने वाले लगभग 5 लाख विद्यार्थियों में मात्र 13,336 ही प्री में चयनित हो पाए हैं। जब अंतिम परिणाम आएगा तो लगभग 1,000 मेधावी विद्यार्थी ही इसमें सफल हो पाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया साल भर से ज्यादा चलती है और इस परीक्षा में सफलता के लिए विद्यार्थी रात दिन एक कर देते हैं। कुल मिलाकर यह परीक्षा मेहनत की पराकाष्ठा का नाम है। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर सरकार बिना यूपीएससी की परीक्षा पास किए ही किसी को आईएएस जैसा पद या कार्यदायित्व सौंपती है तो क्या होगा। जी हां, देश की सर्वोच्च सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया को सरकार बदलना चाह रही है। सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सिविल सेवा में अब यूपीएससी परीक्षा के अलावे केंद्र सरकार अन्य क्षेत्रों यानी लेटरल एंट्री से प्रवेश देने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्रों के अधिकारियों को विभिन्न विभागों में उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्त किया जाए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक शुरुआत में निजी क्षेत्रों, शिक्षा और गैर सरकारी संगठनों से जुड़े लगभग 40 लोगों का चयन किया जाएगा। इनकी नियुक्तियां गृह, रक्षा, कार्मिक या कॉरपोरेट मंत्रालयों को छोड़कर अन्य मंत्रालयों में की जाएगी। तो सवाल उठता है कि इस प्रकार की नियुक्ति के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्या यह सरकार के इस्पाती ढांचे में सेंधमारी नहीं होगी? क्या इसे देश की सशक्त आईएएस लॉबी कभी सफल होने देगी? क्या यह करियर आधारित नियुक्ति प्रणाली की व्यवस्था को कमजोर करेगी या फिर यह देश में लाल फीताशाही की सख्ती को कम करने में सहायक साबित होगा? कुल मिलाकर मूल सवाल यही है कि लेटरल एंट्री से उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति कितनी जायज है। लेटरल एंट्री सुनने में बड़ा प्यारा शब्द है, जिसकी हिंदी होती है पार्श्व प्रविष्टि, यानी मुख्य दरवाजे से न आकर गलियारे से आइए। यह साइड से प्रवेश करने की एक प्रक्रिया है। इसके तहत विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अनेक निजी क्षेत्रों से सरकार लोगों को चुनकर उन्हें नियुक्त करेगी। इसमें किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, बल्कि निजी क्षेत्र विशेष में उनके द्वारा किए उत्कृष्ट कार्य ही उनके चयन का आधार बनेगी। गौरतलब है कि दुनिया भर की सरकारें अपने कार्यों को संपादित करने के लिए मजबूत ब्यूरोक्रेसी पर आधारित होती हैं। इस ब्यूरोक्रेसी का चयन अधिकांशतः प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए किया जाता है, लेकिन कुछ देशों में सरकार क्षेत्र विशेष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी अनेक प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करती है। अमेरिका में तो सरकार बदलते ही आधी ब्यूरोक्रेसी बदल जाती है। कहने का मतलब यह कि सभी देशों में ब्यूरोक्रेट तो होते हैं, लेकिन उनके चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। भारत में अफसरों के चयन में अधिकांशतः करियर आधारित व्यवस्था को ही अपनाया गया है। इसका मतलब यह है कि लोक सेवकों की भर्ती में प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया जाता है और लगभग 65 वर्षों तक उनकी सेवा की गारंटी होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 और 311 भारत में लोक सेवकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, यानी भारत में ब्यूरोक्रेसी के चयन में करियर आधारित व्यवस्था है। लेकिन यह बात भी सच है कि इसके बावजूद भी भारत में लेटरल एंट्री से नियुक्ति की जाती रही है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आदि। इसलिए लेटरल एंट्री से की गई नियुक्तियां भी देश के लिए काफी फायदेमंद रह चुकी हैं। हालांकि पहले भी ऐसी नियुक्तियों की चर्चा होती रहती थी, लेकिन कार्मिक मंत्रालय के मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद लोकसभा में इसे खारिज कर दिया था। अतः सवाल उठता है कि आखिर अभी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिस कारण सीधे प्रधानमंत्री इस बाबत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यूं तो लेटरल एंट्री के प्रस्ताव के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण देश में आईएएस अधिकारियों की कमी का होना है। तकनीकी और शैक्षणिक मंत्रालयों, विशेष रूप से शैक्षणिक और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक टैंक की कमी है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी आईएएस में खाली पदों की संख्या चिंताजनक बताई गई है। बासवन कमेटी 2016 ने भी इस संदर्भ में कमी को दर्ज किया था।
आईएएस में स्वीकृत पदों की संख्या 6,396 हैं, जिनमें से 1,470 पद अभी भी खाली हैं। राज्यों को कैडर के तहत जो सीट दिए गए हैं उनमें भी स्वीकृत पद और नियुक्त पदों के बीच खासा अंतर रहता है। सर्वाधिक अंतर बिहार में है, लगभग 37% का। अन्य राज्यों में भी 15 से 30% तक सीट खाली ही हैं। कहने का अर्थ यह कि अफसरों की इस कमी को दूर करने के लिए लैटरल एंट्री से भर्ती जरूरी है। इसके अलावा कुछ और वजहें रही हैं जिसने लैटरल एंट्री के प्रस्ताव को पुनः मुकाम तक पहुंचाया, जैसे लाल फीताशाही अफसरशाही का होना, कार्य निष्पादन दर में कमी का होना, विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार और सूचना क्रांति के दौर में नई समस्याओं का उभरना, निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब होना, उच्च स्तरीय कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धी माहौल का अभाव होना तथा उत्तम कार्य संस्कृति का अभाव होना इत्यादि। यहाँ बताते चलें कि ये सारी वजहें प्रकारांतर से लाल फीताशाही से ही जुड़ती हैं। लाल फीताशाही का मतलब है नौकरशाही में अनावश्यक औपचारिकता का अपनाया जाना। लाल फीताशाही को हम नियमों के पालन में आवश्यकता से अधिक जड़ता की प्रवृत्ति कह सकते हैं। जब लाल फीताशाही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रशासन में लचीलापन खत्म हो जाता है, यानी प्रशासकीय निर्णयों में देरी होती है और कार्यों के संचालन में सहानुभूति, सहयोग आदि का महत्व गौण हो जाता है। लाल फीताशाही नौकरशाही को कठोर, यंत्रवत और अत्यंत अनौपचारिक कार्यविधि बना देती है। लाल फीताशाही के कारण ही नौकरशाही को बदनामी सहन करनी पड़ती है। यहाँ यह भी जानना दिलचस्प है कि अधिकारियों की इस जड़ता का नाम लाल फीताशाही इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटेन में जनता या पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई अर्जियों को लाल फीते में बांधकर रखा जाता था और भारत में यह ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों की ही देन है। बहरहाल कहने का अर्थ यह कि इन्हीं सब परिस्थितियों ने लैटरल एंट्री प्रस्ताव की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। फिर भी सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार से उच्च प्रशासनिक पदों पर निजी क्षेत्रों के लोगों को नियुक्त किया जाना जायज होगा? सबसे पहले तो यह जानने की जरूरत है कि लैटरल एंट्री का यह विचार नया नहीं है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सबसे पहले यह बात कही थी। यहाँ बताते चलें कि प्रशासनिक सुधार आयोग या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जिसे ARC भी कहते हैं, वह एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 को नियुक्त किया गया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। कहने का आशय यह कि सेकंड ARC रिपोर्ट में भी लैटरल एंट्री के प्रस्ताव दिए गए थे। लैटरल एंट्री के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों में सबसे पहला तर्क यह है कि इससे सरकारी क्षेत्रों में भी टारगेट ओरिएंटेड कार्य निष्पादन की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के कार्यानुभव का लाभार्थी होने में कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी माहौल का सृजन होगा, जिससे कार्य कुशलता में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। लैटरल एंट्री के पक्ष में दूसरा तर्क है कि यह लाल फीताशाही को समाप्त कर गुड गवर्नेंस की वृद्धि में सहायक होगा। दरअसल सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप इस संदर्भ में ही लगता आया है कि यह कार्यों को करने में नहीं बल्कि रोकने में ज्यादा रुचि रखती है। खुद प्रधानमंत्री ने 21 अप्रैल 2017 को सिविल सेवा दिवस पर लाल फीताशाही के कारण 25 वर्षों से लटकी पड़ी योजनाओं का जिक्र किया था और इसे खत्म करने की बात कही थी। इसके पक्ष में तीसरा तर्क यह है कि अब तक लैटरल एंट्री से जो भी लोग प्रशासनिक पदों पर आए हैं, उनकी कार्यक्षमता से सारा देश लाभान्वित हुआ है, चाहे वह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलुवालिया या फिर विजय केलकर, वर्गीज कुरियन या फिर नंदन नीलकेनी। इन सब लोगों ने अपनी शानदार प्रशासनिक योग्यता से समूचे देश को प्रभावित किया है। इसलिए जो लोग निजी क्षेत्र, शिक्षा या समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष योग्यता धारण करते हैं, उन्हें सिर्फ एक परीक्षा विशेष पास न करने के कारण क्यों बेहतरीन कार्य करने का मौका न दिया जाए। अतः ऐसे उदाहरणों की पुनरावृत्ति राष्ट्रीय विकास के पक्ष में ही होगा। जो लोग लैटरल एंट्री के विरोध में तर्क देते हैं, उनका पक्ष यह रहता है कि इससे पहला, व्यवस्थागत संतुलन के बिगड़ने का खतरा होगा। दूसरा, भ्रष्टाचार बढ़ने का खतरा होगा। तीसरा, जरूरी नहीं कि सभी लैटरल एंट्री मनमोहन सिंह या मोन्टेक सिंह, वर्गीज कुरियन या नंदन नीलकेणी जैसे ही हो। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत जैसे सरकारी उद्यम को प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंपने का अनुभव बहुत बुरा रहा है। इसलिए कुछ अच्छे उदाहरणों के कारण खतरा मोल नहीं लिया जा सकता।
चौथा तर्क यह कि इससे सरकारी महकमे में असंतोष बढ़ सकता है। यह बात सच है कि देश में आईएएस लॉबी सबसे ताकतवर है। यदि हम बाकायदा सिस्टम बनाकर 40 निजी और सामाजिक सेवा क्षेत्र के लोगों को उपसचिव, निदेशक या उपनिदेशक बनाते हैं तो इससे देश की ताकतवर नौकरशाही में असुरक्षा का भाव आएगा और फिर यह असंतोष को बढ़ाएगा, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट कार्य दायित्वों पर पड़ेगा। पांचवा तर्क यह कि लैटरल एंट्री वाले लोगों को ताकतवर आईएएस लॉबी कभी सहयोग नहीं करेगी, संभव है उनके सम्मान में भी कमी करेगी, तो यह उनके बीच तनाव बढ़ा सकता है। लैटरल एंट्री वाले लोग अपने क्षेत्र के चाहे कितने ही बड़े दिग्गज क्यों ना हों, लेकिन वो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं होंगे तो संभव है ये लोक सेवक उनके कार्य में अड़ंगा डालें या फिर उन्हें फ्री हैंड काम न करने दें, तो यह प्रशासनिक दक्षता अवरुद्ध करने जैसा होगा। इसके अलावा छठा तर्क यह कि लैटरल एंट्री वाले लोगों की सेवा शर्तें क्या होंगी, सेवा निवृत्ति उम्र क्या होगी तथा वेतन का निर्धारण आदि के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा आदि का नियम उन पर लागू होगा या नहीं। इन नियमों के अभाव में सीधे लैटरल एंट्री से नियुक्ति करने पर नियुक्त लोगों में भी सुरक्षा का भाव जागृत नहीं होगा। इससे वो सही से कार्य नहीं कर पाएंगे और लैटरल एंट्री का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरह लैटरल एंट्री के पक्ष और विपक्ष के सारे तर्कों को देखने के बाद विपक्ष के तर्क में कहीं ज्यादा दम लग सकता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि नौकरशाही एक अजीब अभिजात्यता के भाव में जीती है। आज अगर लैटरल एंट्री के जरिए सरकार विभिन्न सरकारी महकमों में नियुक्ति करना चाह रही है तो यह नौबत भी नौकरशाही के एरोगेंस के कारण ही आया है। नौकरशाही में एक तो नौकरी की निश्चिंतता है, टाइम बाउंड प्रमोशन की व्यवस्था है, ऊपर से भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 19 के अनुसार भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें संरक्षण भी मिला हुआ है। तो ऐसे में आईएएस अधिकारियों पर दंडात्मक जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए देश का कार्य सही से संचालित नहीं हो पाता। इसलिए सरकार यदि बेहतर विकल्प की तलाश करती है जो कि जनता तक सरकारी फायदा पहुंचा सकता है तो इसमें क्या गलत है। दूसरी बात, हमें यह भी समझना होगा कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसके तहत यूपीएससी से चयनित आईएएस की महत्ता कहीं से भी कम होने वाली नहीं। चूंकि एक तो इसमें गृह, रक्षा, कार्मिक या कॉरपोरेट जैसे प्रमुख मंत्रालय में लैटरल नियुक्ति नहीं होगी। दूसरा यह कि लैटरल प्रवेश करने वाले ये लोग अधिकतम उप सचिव स्तर पर जा सकते हैं, जबकि संयुक्त सचिव या सचिव स्तर पर आईएएस लॉबी ही विराजमान रहेगी। तो इसमें लोक सेवकों को शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन में भी अल्पावधि के लिए ऐसी नियुक्तियां होती हैं। इसके अलावा अन्य देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में भी पद आधारित प्रणाली कार्यरत है। वहां वरिष्ठता नहीं, कार्य विशेष को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और उसी अनुरूप वेतन भत्ते का मूल्यांकन भी किया जाता है। यह एक डायनेमिक सिस्टम का लक्षण है। इसलिए भारत को भी अपने इस करियर आधारित प्रणाली में धारा 311 द्वारा प्रदत्त सुरक्षा पर विचार करना चाहिए। इस समस्त चर्चा का सार यही है कि नौकरशाही के जड़वत चाल, चरित्र, आचरण, व्यवहार की परिस्थितियों ने लैटरल एंट्री को अवश्यंभावी बना दिया। अतः इसमें आंतरिक और बाह्य परिवर्तनों की दरकार है। आंतरिक सुधार के रूप में नौकरशाही को राजनीतिक हस्तक्षेपों से मुक्त करने की जरूरत है तथा बाह्य परिवर्तन के रूप में इसे लैटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति के विकल्प को भी बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही रिक्तियों को भरने के लिए यूपीएससी परीक्षा में सीट बढ़ाने की भी जरूरत है। हालांकि यह सच है कि लैटरल एंट्री कोई रामबाण नहीं जो सभी समस्याओं का हल हो, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह नेहरू के जमाने से ही जारी है, अतः इसे जारी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह भी कि अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने वाले लोग यदि सीधे तौर पर सरकारी सेवा में आते हैं तो वो अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए कुछ बेहतर ही करने का प्रयास करेंगे। इससे स्थूल कार्य संस्कृति में बदलाव आने की संभावना जरूर बढ़ेगी। क्या कोई आधार कार्ड के लिए नंदन नीलकेनी, दुग्ध क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन या फिर अपराध मुक्त चुनाव के लिए केजे राव का नाम भुला सकता है? शायद नहीं। इस प्रकार की अनेक विभूतियां रही हैं जिन्होंने अपने कार्य से देश को कई कदम आगे बढ़ाया है। इसलिए उन्हें मौका देने में क्या हर्ज है। नुकसान की उम्मीद में संभावित लाभ से वंचित रह जाना समझदारी नहीं कही जा सकती। इसलिए लाल फीताशाही के दंभ को त्यागते हुए सही मायनों में देश के लिए कुछ करने वाले सक्षम लोगों को सरकारी महकमों में उच्च पद देना उस व्यक्ति का सम्मान ही नहीं बल्कि राष्ट्र की सच्ची सेवा भी हो सकती है। आइए अब जल्दी से नोट करें आज का सवाल।
सवाल है, लेटरल एंट्री द्वारा भारत सरकार के उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कितनी जायज है? क्या यह लाल फीताशाही के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी है? युक्ति युक्त उत्तर दीजिए। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पाना चाहते हैं तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें। दृष्टि आईएएस की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि आईएएस YouTube चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि स्पेस IAS टाइप कर हमें व्हाट्सएप कर दें।